Good afternoon to all of you. Welcome to all of you in Sanwal Physics channel. And in today's lecture, I will explain to you about the current electricity chapter of class 10th, and we will take the topic electric current. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को जो पहली बार इस टॉपिक को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को देख रहे होंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला लेक्चर देख लें। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को हम आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये जो फिनोमिनन है इलेक्ट्रिक करंट का, ये कब बनता है? ये तब बनता है जब हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चार्ज क्या करता है? जब फ्लो करता है। यानी कि अगर चार्ज फ्लो करेगा, अगर चार्ज मूव करने लग जाएगा, तो वहां से हमारा कंसेप्ट बनता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब यहां पर हमारे पास ये चीज आती है कि किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कब करेगा। चार्ज के फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या होगी? तो जो चार्ज के फ्लो होने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम स्टेब्लिश कर दें, तो उस कंडक्टर में क्या होने लगेगा? चार्ज फ्लो होने लगेगा और उससे करंट बनने लगेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है करंट के लिए। करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हम बैटरी लगा देते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपने देखा हमने बैटरी लगा दिया, तो जो बैटरी वहां पर जो जनरेट करती है, बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, ना कि पोटेंशियल। तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है किसी सर्किट में। जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, हमने कोई वायर ले लिया और हम इससे सर्किट में क्या जोड़ देते हैं? कोई बैटरी, और हमने कोई स्विच, कोई बल्ब वगैरह लगा दी। तो बल्ब हमारा ग्लो करने का रीजन क्या है? कि चार्ज इसमें मूव होगा। इसको अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मेन चीज है कि बैटरी आपको देगी, बैटरी हमें क्या देगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस देगी। तो चार्ज के लिए जो मेन करंट के लिए या चार्ज के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में ये कैसे कंसेप्ट आया मैं आपको बता रहा हूं। जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है हमेशा वाटर, ये हमेशा फ्लो करता है कहां से? हाई लेवल टू लो लेवल। वाटर का जो फ्लो होता है हमेशा कहां से कहां होता है? हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो। जैसे कि हमारे घरों में जैसे छत में जैसे सिंटेक्स रखा होता है, तो वहां से पानी क्या होगा? वो सीधे हाई लेवल पर है, वहां से हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जो वाटर आ जाएगा वो हाई लेवल टू लो लेवल आ जाएगा। या जैसे अगर हम कभी सीढ़ी में पानी डालें, सीढ़ी में, तो पानी क्या होता है? ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी की ओर फ्लो होते चलता है। इट मींस वाटर क्या हो रहा है? हमारा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होते हुए चल रहा है। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं, वाटर जैसे हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होता है, ऐसी जो हीट होती है, हमारे हीट हमेशा फ्लो होता है। हीट का आपने देखा होगा उस ऑब्जेक्ट से जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ऐसे ही वाटर का हाई लेवल टू लो लेवल। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वाले रीजन से ये होगा लो पोटेंशियल रीजन की ओर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन। ऐसे ही जो निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज फ्लो होता है हमारा लो पोटेंशियल, यानी कम पोटेंशियल वाले रीजन से हाई पोटेंशियल की ओर। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे वाटर हाई लेवल टू लो लेवल, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे ही हम ये अज्यूम किया जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका किसी सर्किट में जो फ्लो होने का रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल वाले रीजन से लो पोटेंशियल वाले रीजन की ओर फ्लो होता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जनरली निगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेनली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर्किट में निगेटिव चार्ज, ये हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर को क्या होगा? फ्लो होगा।
ये भी मैं आपके लिए नोट्स बना दूंगा, लेकिन इससे पहले आप करंट का कंसेप्ट समझिए। तो ये तो था अभी पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन, आपको यहां से याद रखनी है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन रखनी है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब आप समझिए किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर रखा है, कोई कॉपर का वायर है या कोई भी जो है हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है सपोज, ये कंडक्टिंग जो वायर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, देखिए क्लास 10th के लेवल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, क्लास 12th में तो आप इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, 10th में आपको इतना पता होना चाहिए, जब हम किसी कंडक्टर पर बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर से हमने और कोई चीज ऐड नहीं कर रखी है, तो बाहर से जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो एक कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है। मैंने क्या कहा, कंडक्टर को बाहर से अगर हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो जो आइसोलेटेड कंडक्टर होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। उसका रीजन समझिए, हमने बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ये कि इसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं पहले समझिए, ये थर्मल एनर्जी के कारण मूव करते हैं। मान लीजिए कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर कुछ और है पर बाहर जो सराउंडिंग है यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस है सपोज, तो कंडक्टर बाहर के टेम्परेचर से इस कंडक्टर को क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, ये इसको हीट एनर्जी मिलेगी। उस हीट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, और ये बहुत ही तेज हाई स्पीड से मूव करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्पीड। ये होती है आपकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लगभग बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अभी तो हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई, अगर कोई कहे कि भाई अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ये इसका मतलब इसके अंदर तो चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमें क्या लगना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर करंट है। तो इसका मतलब मान लीजिए कॉपर का वायर हमारे घर में पड़ा है और हमने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट बनेगा फिर, और जैसे ही हम इसको छूएंगे तो हमें क्या लगना चाहिए, करंट लगना चाहिए एकदम बहुत ही तेजी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम सबने देख रखा है। मान लीजिए कहीं पर आयरन की कोई रॉड पड़ी है, कोई लोहे की रॉड पड़ी है, कोई कॉपर का कोई भी हमारे पास कोई भी वायर है, तो उसमें ये तो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन इतना हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें करंट लगना चाहिए था, लेकिन हमें करंट नहीं लगता है। इसका रीजन क्या है, देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है अभी ये सारे रैंडमली सारी पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये होंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे उतने ही उस साइड भी मूव करेंगे, जितने ही ऊपर की ओर मूव करेंगे उतने ही नीचे, यानी कि जो भी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा एक साइड, 100% पॉसिबिलिटी है कि दूसरी डायरेक्शन में भी क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन जब चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी थर्मल एवरेज वेलोसिटी, अगर हम उनकी कहेंगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होने के कारण से यहां पर हमें कोई भी करंट इसमें नहीं लगता है। ठीक, तो यहां आपको अभी क्लास 10th में इतनी बेसिक सी नॉलेज पता होनी चाहिए, जिसको आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर अब हम बताएंगे कंडक्टर के अंदर हमने अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का रीजन क्या है और करंट कैसे फ्लो होगा, इस मैकेनिज्म को आप समझिए। तो हमने बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, E = F/Q।
आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से F क्या निकल जाएगा, फोर्स Q इंटू E, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में। और यानी कि जो प्लस Q पर जो फोर्स होगा ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, विद इन द डायरेक्शन, मैं आपके लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ E, यानी कि प्लस Q चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस Q चार्ज पर जो फोर्स लगता है ये फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और उस फोर्स के कारण ये मूव करते हुए जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड आ जाएंगे कंडक्टर में यहां पर को, और वे जो आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देने पर नेगेटिव चार्ज में फोर्स के कारण इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। तो जो अब इस कंडक्टर के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो कहां से कहां होगा, ये वाले पॉजिटिव से ये वाले नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे ई इंड्यूस्ड। ये जो साइन है ये वेक्टर का है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर से हमेशा एक ऐसा साइन लगता है। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया वो कहां है, इधर से इधर है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, उधर की ओर था। तो जो इतना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हमारा होता है ये वाला, उतना ही हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाता है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, उधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया है माइनस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर और अपोजिट होने के कारण कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां तक का मैकेनिज्म समझिए कि जब कोई आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आप आगे समझिए कि करंट कैसे बनेगा इसमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यही कंडक्टर को लेकर के मान लीजिए ये मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद माइनस चार्ज तो यहां आया और प्लस चार्ज भी यहां आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी। हमने क्या कर दिया है, बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी का प्लस ये माइनस हमने कह दिया, ये मैंने इस सर्किट से बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब तक बैटरी नहीं थी, कंडक्टर आइसोलेटेड था, तो तब तक ये माइनस चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए थे, एक्यूमुलेट मींस जमा हो गए थे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया था। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पर जमा नहीं रहेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ से इधर फ्लो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो होने के लिए रास्ता मिल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे यहाँ से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से होते हुए कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे हमेशा पॉजिटिव यानी कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर फ्लो होंगे। यानी कि अब इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर चार्ज लगातार रहे नहीं ना, एक्यूमुलेट नहीं रहे, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसमें वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले जो चार्ज एक्यूमुलेट यहाँ पर हो जा रहे थे वो चार्ज लगातार कंटिन्यूअस मूव करते रह रहे हैं, तो कंटिन्यूअस मूव करते रह रहे हैं, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि इसके ठीक बराबर हो पाए, इसलिए कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक। तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम उसको किसी वायर से या एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब देखिए, अब ये चार्ज जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन हुआ जो कि नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल रीजन यानी कि बैटरी लो पोटेंशियल रीजन से कहां की ओर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल रीजन की ओर फ्लो होगा। और इसमें बाद में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में कंसेप्ट ऑफ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो अभी तक बहुत से जगह को जा रहे थे, रैंडमली जा रहे थे,
यानी कि कोई ऊपर नीचे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आने लगेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्यों? तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं जब हम किसी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन थे जो अब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनके कारण अब जो बनेगी करंट यहाँ पर सर्किट में बनेगी। तो जो करंट सर्किट में बनने का जो करंट का रीजन है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू या फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करंट का रीजन क्या है? करंट का मेन रीजन है चार्जेस का एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही मूव करना। ठीक, तो इससे आगे मैं अभी आपको इसमें बताता हूं आगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आए, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होने लग गया है? चार्ज मूव करने लग गया है आपका एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। तो जो आपका अब इसमें करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो ये वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे अब ये देखिए, ये कंडक्टर है, सपोज वायर के फॉर्म में है, तो जो ये वाला एरिया होगा इसको कहते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। अब करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज तो फ्लो होने लग गया, अब इसमें क्या होगा, हमारा जितने इलेक्ट्रॉन ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर एंटर करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को लीव करेंगे, यानी कि जितने यहां से अंदर एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर करेंगे। तो हम ये करंट को हम ऐसा कहते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि यूनिट टाइम में, क्या यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, या तो इससे या फिर इससे। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, नहीं, हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि इफ Q चार्ज हमारा क्या करता है? फ्लोज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन टाइम t सेकेंड, यानी कि मैंने क्या कहा कि कुछ टाइम t सेकेंड में अगर इस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर Q चार्ज पास होता है सपोज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? करंट जो हो जाएगा t सेकेंड में अगर Q चार्ज हो रहा है तो हम 1 सेकेंड के लिए निकालेंगे कितना चार्ज, तो 1 सेकेंड के लिए हम क्या कर देंगे? Q अपॉन t, यानी कि उस फ्लो होने वाले चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, तो इसकी जो करंट हो जाएगी उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 2 कूलम का चार्ज फ्लो होता है तो हमारी करंट कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। 1 सेकेंड में अगर 5 कूलम चार्ज पास होता है तो हम कह देंगे 5 एम्पियर। तो करंट में ये है कि 1 सेकेंड में, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। या हम इसको कह सकते हैं, इन जनरल हम करंट को ये भी कह देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने अभी तक आपको जो समझाया है मैं इसके नोट्स बनाता हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, मेन करंट का कंसेप्ट समझना है कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट बनेगा। दूसरा आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है हमेशा लो पोटेंशियल रीजन से
हाई पोटेंशियल रीजन की ओर मूव करेंगे। और आपको याद रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये बनता है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो उस समय क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन को छोड़ करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। यहाँ पे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं, जिसके कारण सर्किट में क्या बनती है, करंट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन मानी जाती है। करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो करंट की क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहां तक मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं शुरू से। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, केवल कि पहले हमने हेडिंग डाली फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है। कि जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट बना के आपके लिए लिख दिया है नोट्स में। मैंने लिखा कि वी नो दैट अ लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। पहला क्लियर कि लिक्विड हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है। सेकंड, हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा उस हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। ऐसे ही क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट। ऐसी इलेक्ट्रिक स्टेट है पोटेंशियल किसी कंडक्टर की which determines the direction of flow of charge when the given conductor is connected to another conductor। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी स्टेट है जो कि डिटरमाइन करेगा कि चार्ज की डायरेक्ट फ्लो की डायरेक्शन को, कि चार्ज कहां से कहां की ओर फ्लो होगा। तो इसके लिए हमने क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, while negative charge always flows from lower potential to higher potential until the potentials becomes equal। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल वाले रीजन से लो पोटेंशियल वाले रीजन की ओर फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल वाले रीजन से हाई पोटेंशियल वाले रीजन की ओर फ्लो होगा, लेकिन तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम न हो जाए। तो यानी कि फ्लो होने की कंडीशन है। तो पोटेंशियल जो मेजर बताएगा कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, लेकिन चार्ज फ्लो कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स नोट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके लिए करंट की यहाँ पर नोट्स लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जो हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट के नोट्स लिख दिए हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की हेडिंग आप डालेंगे, तो उसमें मैंने लिखा है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसा आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डिफाइंड एज कैसे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। या हम इसको कैसे कह सकते हैं, और करके मैंने दूसरी डेफिनेशन लिख दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से होकर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। फिर इसके बाद देखिए आप एक फिगर बना देंगे। ये फिगर में हमने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस। और इसमें मैंने क्या दिखाया, देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की मूव के लिए ऐसे मैंने एरो लगा दिया, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ई है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए, ये आई है करंट की मूव के लिए। तो आई ऐसे मूव कर रहा है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे होगा। तो पहले आप फिगर बना देंगे। फिगर बना के आप क्या, आपको ये लिखना है। पहले मैंने क्या लिखा, देखिए जो बनाया उसी को लिख दिया। इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी, कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, यानी कि हमने V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कंडक्टर कनेक्ट किया। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो हमने लिख भी दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की ओर मूव करते हैं थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से होते हुए। एक और मैंने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ करंट
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं इफ q चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन टाइम t सेकेंड, यानी कि t सेकेंड में अगर यहां से यहां तक q चार्ज फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज भी तो हम निकाल लेंगे। कैसे, आपको पता है ना चार्ज क्वांटाइजेशन से q इक्वल टू एनी, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इनटू कर देंगे तो q निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मींस यहां से चार्ज निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा if q charge flows through any cross section area of conductor in time t second, then तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, t सेकंड में अगर q चार्ज फ्लो होता है तो 1 सेकंड में कितना होगा, q upon t, जो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो देन इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या बन जाएगा, q upon t। तो हमारे पास लास्ट में करंट का फॉर्मूला यहाँ पर ये आ गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट, तो फॉर्मूला क्या आया था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी आया था। अब यहां से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू, देखिए जो चार्ज Q है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो चार्ज की यूनिट ऑफ तो इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, अपॉन हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ टाइम। तो यहां से जो हमारा यूनिट ऑफ करंट हो जाएगा, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कूलम पर से कूलम अपॉन सेकंड, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कूलम पर सेकंड। तो जो चार्ज की यूनिट है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है ये क्या है, कूलम पर सेकंड। लेकिन जो हम इसको फिर हम जो एसआई यूनिट जो मानी गई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो कूलम पर सेकंड थी यूनिट, ऐसा यूनिट, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एम्पियर से, कैपिटल ए, जिसको आपने फंडामेंटल जो 7 बेस यूनिट्स पढ़ी हैं क्लास 9th में, इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल बेस यूनिट होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो हमने एम्पियर को किससे रिप्लेस कर रखा है, कूलम पर सेकंड। तो हम इन जनरल हम लिखते हैं कि हमारा एम्पियर हमने किसकी जगह पर यूज किया है, कूलम पर सेकंड की जगह पर। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एम्पियर है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भाई 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करिए। तो इसके लिए सीधे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं इसमें हमें 1 एम्पियर बनाना है, अगर मैं कह दूं कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, अगर फ्लो होने वाला चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो सपोज, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा हो, 1 सेकेंड में, तो I इक्वल टू क्यू की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 कूलम आ जाएगा, और टाइम t की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो भाई इसको हमने कूलम पर सेकेंड को किससे रिप्लेस किया था, एम्पियर से। तो I इक्वल टू मैं क्या कह दूंगा, 1 एम्पियर। तो यह आप यहां से कह सकते हो कि 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होगी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर। तो आप समझ रहे होंगे बहुत इजी है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में, तो उससे फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। यानी कि इफ एनी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through any cross section or area of a conductor in 1 second, then the electric current passing through the conductor is said to be 1 ampere। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपसे, हम लिख देंगे if 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, if 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या हो, passes through any क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज
सेड टू बी कितना 1 एम्पियर। तो हम इससे अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया इफ 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज passes through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो आज की इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और इलेक्ट्रिक करंट के बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म क्या है फ्लो होने में किसी सर्किट में, उसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद से हमने 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन किया। आगे के लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि हमें इस कंसेप्ट की और अच्छे से हम इसको समझ सकें। तो अगर आपको लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।